हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 जो कि आपका आज होने वाला है, इसके लिए हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह 100% गारंटी के साथ जो है आपके अर्धवार्षिक पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए क्रॉस बी बराबर 32 है और एलसीएम ए बी का 8 दिया गया है, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यहाँ पर जब भी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसका जो सूत्र होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कोई भी संख्या हो सकती हैं, तो इसका जो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। इस प्रकार से होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आप देख सकते हैं, a इंटू बी का मान कितना दिया गया, 32 दिया गया, तो यहाँ पर हमने 32 लिखा। इसके बाद जो है एलसीएम दिया गया है, ए और बी का एलसीएम कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। गुणा का चिन्ह जांघिता, एचसीएफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम एचसीएफ को जांघिता लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 32 जांघिता, गुणा वाली संख्या यहाँ पर 32 के बटे आ जाएगी और एचसीएफ को हमने जांघिता लिखा क्योंकि हमें एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। इसके बाद यदि हम 8 से 32 को डिवाइड करें तो 8 चौके 32, एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अर्थात जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान होता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मान इसका बी बटे ए होता है। लेकिन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बटे ए होता है और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है, मान इसका बी बटे ए और गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि a1 बटे a2 बराबर दिया गया है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा। तो जब भी इस प्रकार से शर्त होती है, जब दो चीज़ें बराबर होती है तीसरा बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। आइए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। इस प्रकार से तीन शर्तें होती हैं कि जब a1 बटे a2, इसको आप ध्यान से समझें, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है जब b1 बटे b2 के, तो इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और रेखा कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जब a1 बटे a2 बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी हल नहीं होता है। और रेखा कैसी होती हैं, यदि रेखाओं की बात करें तो रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसके बाद जो तीसरी शर्त होती है, जब तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। क्या होती हैं, तीनों चीज़ें बराबर, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। जब तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो इनका क्या होता है, हल अनंततः अनेक हल होते हैं। क्या होता है, अनंततः अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल। और रेखाएं कैसी होती हैं, जो रेखाएं होती हैं समपाती रेखाएं होती हैं। तो इन तीनों शर्तों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब दो चीज़ें बराबर हैं, c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो कोई भी हल नहीं होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है कि श्रेणी दी गई है, एक समांतर श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। आपको कौन सा पद, मतलब n का मान बताना कि जो 27 है वह कौन सा पद होगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले एक श्रेणी दी गई है इस प्रकार से 3, 6, 9 और यहाँ पर बताया गया कि कौन सा पद क्या है, 27 है।
कौन सा पद 27 है। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो एक सूत्र होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। जब भी कौन सा पद की बात की जाती है तो एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें an की ज़रूरत होती है। an क्या होता है? अंतिम पद होता है कि 27वां पद अंतिम पद है। an का मान कितना रखेंगे? 27 रखेंगे। a होता है प्रथम पद, तो a का मान कितना होगा? प्रथम पद 3 होगा। इसके बाद d कैसे ज्ञात करते हैं? d होता है सार्वंतर। सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद कितना है? 6। 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? d का मान 3। तो an होता है अंतिम पद, अंतिम पद का मान 27 है। a की जगह a का मान 3 रखेंगे, प्लस चिन्ह जांघिता। n हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद 27 होगा, तो n माइनस 1 को हमने जांघिता लिखा। d की जगह d का मान, सार्वंतर का मान कितना है? 3 है। इसके बाद सॉल्व करेंगे, 27 जांघिता 3 जाएंगे, 3 का गुणा हम n के साथ भी करेंगे, 1 के साथ भी करेंगे। 3 का गुणा n से होगा तो 3n आ जाएंगे, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आ जाएंगे। इसके बाद 27 को हमने जांघिता लिखा। चूँकि हमें n का मान ज्ञात करना है तो आप n को इस तरफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर चूँकि n इस तरफ प्लस का 3n इस तरफ आएगा तो माइनस का 3n हो जाएगा। यहाँ पर 3 और माइनस 3 जाके था, जो प्लस का 27 है इस तरफ जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। तो हमने n को इस तरफ लिखा, संख्या को इस तरफ लिखा। इसके बाद माइनस के 3n जाके था, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस का 27 जाके था। इसके बाद माइनस का 3n, 0 को आप हटा सकते हैं तो माइनस के 27 आ जाएंगे। इसके बाद हमें n का मान ज्ञात करना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? 3 गुणा में बटे में आ जाएंगे, माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से यदि हम 27 को डिवाइड करें तो 3 नाम 27। n का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अर्थात जो 27 पद दिया गया है कौन सा पद है? यहाँ पर 9वां पद है। कौन सा पद है? 9वां पद। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन 9वां पद इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना दिया गया? 6 करनी 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान कितना होगा आपको बताना है। तो कोण B का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में B जो है समकोण है। समकोण अर्थात जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो चूंकि B जो है बीच में कोण कितना है? त्रिभुज ABC इस प्रकार से लिखा है, जो बीच का कोण होता है वह समकोण होता है अर्थात 90 अंश का होता है। इसके बाद यहाँ पर 6वां प्रश्न है, दो बिंदुओं A x1 y1 B x2 y2 के बीच की दूरी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो बीच की दूरी का ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इस प्रकार से होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर पृष्ठभाग 2 रिक्त स्थान भरिए। पहला खाली स्थान है, प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। दूसरा खाली स्थान है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो घात 2 के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा खाली स्थान है, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र d बराबर जो होता है b वर्ग माइनस 4ac होता है। विविक्त कर का सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac होता है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है? 3 प्लस 2n है, तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा? 4 होगा। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो इस प्रकार से इन खाली स्थान को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम 50 या 60 अंक आप आराम
से ला सकते हो। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाई। इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई हैं। पहला है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर होता है कॉसेक वर्ग थीटा। ई नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ए नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद तीसरा नंबर है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। डी नंबर से मिलाना है। इसके बाद tan 60। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। सी नंबर से आप मिलाएंगे। इसके बाद जो है sin 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या बतलाई। तो जो ग्राफ है यह जो है रेखा को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है इस प्रकार से। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 है और y बराबर 5 है तो m का मान कितना होगा? तो आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि m का मान कितना होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो आइए इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। यहाँ पर x का मान -2 दिया गया, y का मान कितना? 5 दिया गया। हमें m का मान ज्ञात करना है। तो y की जगह हम 5 रखेंगे बराबर m जाके था, x की जगह x का मान -2 रखेंगे प्लस 3 जाके था। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो m जाके था, 2 का गुणा m से करेंगे तो 2m हो जाएगा, लेकिन -2m होगा प्लस 3 जाके था। हमें m का मान ज्ञात करना है तो m को हम इस तरफ लिखेंगे तो -2m इस तरफ आएगा, +2m हो जाएगा, प्लस 3 जाके था, प्लस के 5 इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसके बाद 2m जाके था, 5 में से 3 को घटाएंगे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, लेकिन -2 बचेगा। m का मान ज्ञात करना है तो जो गुणा वाली संख्या होती है बटे में आ जाएगी। तो -2 के बटे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो 2 एकम 2, तो m का मान कितना हो जाएगा? -1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? m का मान -1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्त कर का मान धनात्मक हो और उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति जो होगी कैसी हो जाएगी? यहाँ पर वास्तविक और असमान होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी और असमान होगी। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वास्तविक और असमान होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और असमान। इसके बाद चौथा प्रश्न है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ, सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर? एक। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, यदि हम इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। इस प्रकार से आंसर कितना होगा? 1 होगा। छठवां प्रश्न है बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 और 3 होंगे। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 3 हो जाएंगे। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। या 2 अंक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q r विद्यमान है इस प्रकार से a बराबर bq प्लस r। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सत्य होगा। पहला कथन सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं।
तो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण के अनेक हल नहीं होते हैं, कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे। तो यह कथन भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, श्रेणी इस प्रकार से दी गई एक समांतर श्रेणी है, तो यह कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो है छठवां प्रश्न है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो यह कथन भी सत्य होगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न 7 है, संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए, या फिर इसको आपको सॉल्व करना है। तो इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें यदि आपको इसके सॉल्यूशन की आवश्यकता है तो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस का 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके अथवा में दिया गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः माइनस के 3 और 2 हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, इस प्रकार से दिया गया है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिख लीजिए, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 13, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 17, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 इस प्रकार से दिया गया। प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 20, 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 50 या 60 अंक आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।